आज हम इंडस्ट्रियल फाइनेंस में आगे पढ़ेंगे कि औद्योगिक वित्त के साधन कौन कौन से होते हैं। उद्योगों के लिए जिन स्रोतों से हमें वित्त प्राप्त होता है उसे हम सामान्य रूप से दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है आंतरिक साधन और दूसरा है औद्योगिक वित्त के बाहरी साधन, जिसे हम बाह्य साधन एक्सटर्नल सोर्सेज भी कहते हैं। औद्योगिक वित्त के जो आंतरिक साधन हैं उसमें पहला है अंश पूंजी, उसके बाद ऋण पत्र और लाभ का पुनर्निवेश सम्मिलित होता है। जबकि औद्योगिक वित्त के जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनमें सार्वजनिक जमाएं, व्यापारिक बैंक और उद्योगों का संस्थागत वित्त प्रबंधन सम्मिलित किया जाता है। और उद्योगों का संस्थागत वित्त प्रबंध करने के लिए इस तरीके इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस उद्योगों के लिए कई औद्योगिक वित्त इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से उद्योग वित्त प्राप्त करते हैं, जिनकी अंतर्गत IFCI हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, राज्य वित्त निगम SFC, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI और भारतीय इकाई प्रन्यास UTI, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI और औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम ICICI। इनके माध्यम से संस्थागत वित्त प्रदान करवाया जाता है उद्योगों को। तो इस तरीके से वित्त के ये सभी साधन किसी भी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिक वित्त के आंतरिक साधनों के बारे में। औद्योगिक वित्त के आंतरिक साधन तीन प्रकार के हैं: अंश, ऋण पत्र और लाभ का पुनर्निवेश। शेयर या अंश का यदि हम बात करें तो उद्योगों को स्थायी वित्त की आवश्यकता की पूर्ति का ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनियों को केवल दो प्रकार के अंशों को निर्गमित करने की अनुमति दी गई है। पहला है समता या साधारण अंश और दूसरा है अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। सबसे पहले हम बात करते हैं समता या साधारण अंश क्या होता है। समता या साधारण अंश का मतलब है औद्योगिक वित्त व्यवस्था में यह या समता या साधारण अंश में वास्तविक अर्थों में इस श्रेणी के अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक अंशधारी होते हैं। यानी समता और साधारण अंश के अंशधारी जो भी होते हैं वो वास्तविक अंशधारी कहलाते हैं। और इस प्रकार के अंश या शेयर्स आप जिसे कहते हैं से कंपनियों को दो तरह से लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है कंपनी को स्थायी रूप से पूंजी प्राप्त हो जाती है। समता अंशों को जारी करते समय कंपनी को न तो लाभांश किसी निश्चित दर पर देने का वचन देना पड़ता है, न ही कंपनी को अपनी संपत्तियों की जमानत देनी पड़ती है। अर्थात इस प्रकार के अंश में पूंजी तो प्राप्त होती है लेकिन न तो लाभांश का हिस्सा बढ़ता है और न ही संपत्तियों की जमानत एक कंपनी के द्वारा देने की आवश्यकता होती है। और समता अंशों की उपयोगिता का अनुभव आपातकालीन परिस्थितियों और कंपनी के शुरुआती दिनों में किया जाता है। जब भी कंपनियों का लाभ बहुत कम होता है या कंपनियों में लाभ नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में समता अंशधारियों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और कंपनियों की आंतरिक परिस्थितियों को जानने का उन्हें पूरा अधिकार
प्राप्त होता है और वे यहाँ तक कि वे अपने मतों का प्रयोग करके अपने हितों और अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने की स्थिति में भी होते हैं। तो समता अंश के अंतर्गत औद्योगिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती हैं। ज़्यादातर कंपनियां अपनी पूंजी का बहुत बड़ा भाग इन अंशों में रखती हैं, इन अंशों के थ्रू निर्गमित करके प्राप्त करती हैं। और कंपनी की समता या साधारण अंश पूंजी, जो कि जोखिम पूंजी या साहस पूंजी भी कहलाती हैं, और इसी पूंजी को हम स्वामित्व पूंजी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। अधिमान या पूर्वाधिकार अंश पर ऋण पत्रों के जैसे ही निश्चित दर पर लाभांश दिया जाता है, जबकि समता में लाभांश की कोई बात नहीं थी। कंपनी समापन के समय इस प्रकार के अंशों पर दी गई पूंजी की वापसी का अधिकार उसे होता है। सामान्य तौर पर हम अधिमान अंशों को दो भागों में बांटते हैं, संचयी और गैर संचयी, और शोधनीय और गैर शोधनीय। संचयी अंशों पर निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और गैर संचयी अधिमान अंशों के मालिक को केवल उसी वर्ष लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है जिस वर्ष कंपनी को लाभ प्राप्त हुआ है, और ये हानि होने वाले वर्षों में लाभांश का दावा नहीं कर सकते। जबकि शोधनीय अंश वो अंश होते हैं जो कि निश्चित समय के बाद कंपनी की इच्छा पर उनका शोधन किया जाता है, और इस प्रकार के शोधन के लिए कंपनी अधिनियम में पूंजी शोधन संचय कोष के निर्माण की व्यवस्था भी होती है, और इस कोष का निर्माण कंपनी के लाभ में से किया जा सकता है। यदि हम बात करें ऋण पत्रों के निर्गमन के बारे में, तो स्थायी पूंजी प्राप्त करने के लिए जो भी कंपनियां होती हैं वो समय समय पर ऋण पत्र और बॉन्ड जारी करती हैं। दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था में ऋण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रसिद्ध विधि शास्त्री ने कहा है कि ऋण पत्र ऋण के स्वीकार करने का एक प्रमाण पत्र है जिसे कंपनी की मुहर के अधीन दिया जाता है, और एक निश्चित तिथि पर मूलधन को लौटाने का अनुबंध भी इसमें होता है। इस धन पर निश्चित दर से उस अवधि तक ब्याज दिया जाता है जब तक कि उसे वापस न दिया जाए। तो इस प्रकार ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं। ऋण पत्रों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ऋण पत्र कंपनी के ऋणी होने की दशा को दर्शाते हैं तथा यह भी बताते हैं कि इनका भुगतान एक निश्चित तिथि पर कर दिया जाएगा। इन्हें एक निश्चित क्रम में जारी किया जाता है और धारकों को एक निश्चित समय पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। जिनके पास ऋण पत्र हैं उन्हें एक निश्चित समय पर निश्चित ब्याज दिया जाता है। इसके धारकों को प्रबंध में हिस्सा बांटने का कोई अधिकार नहीं होता, जबकि जो हमने पहले देखा था अंशों में, उसमें पूरा मैनेजमेंट में उनका कंट्रोल रहता है। पर जब हम ऋण पत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रबंध में उनका कोई भागीदारी इन ऋण पत्र धारकों की नहीं होती हैं। और ऋण पत्रों पर कंपनी की जो सार्वमुद्रा है उसका अंकित होना अनिवार्य है, क्योंकि ऋण पत्र के ऋणधारियों को यह भी विकल्प दिया जाता है कि वे अपने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करवा सकते हैं यदि वो करवाना चाहें। तो इस तरीके से ऋण पत्र अंश से अलग होते हैं। ऋण पत्रों के यदि हम प्रकार की बात करें तो ऋण पत्र कुछ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहले हम बात करेंगे रजिस्टर्ड और वाहक ऋण पत्रों के बारे में। रजिस्टर्ड ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका स्वामित्व उसी व्यक्ति का माना जाता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है।
यानी वही व्यक्ति ब्याज पाने का भी अधिकारी होता है, लेकिन ऋण पत्रों का स्वामित्व उसके धारक को माना जाता है और इस तरीके के ऋण पत्रों को रक्षित ऋण पत्र भी कहा जाता है। दूसरा है सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र वो होते हैं जिनका भुगतान कंपनी की परिसंपत्तियों पर बंधक या प्रतिभूति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। असुरक्षित ऋण पत्र वे होते हैं जिनका भुगतान कंपनी की किसी भी संपत्ति पर बंधक या स्थायी प्रसार द्वारा सुरक्षित नहीं होता। इन ऋण पत्रों के स्वामियों को कोई जमानत या सुरक्षा नहीं दी जाती हैं यदि वो असुरक्षित ऋण पत्र हैं तब। नेक्स्ट हम इनके प्रकारों को देख सकते हैं। शोधनीय और अशोधनीय ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान किसी निश्चित तिथि की समाप्ति पर किया जाता है वो शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं और अशोधनीय ऋण पत्रों के संबंध में शोधन की कोई निश्चित तिथि नहीं होती। इनकी वापसी कंपनी के विघटन के समय ही होती हैं। इन्हें हम अशोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों के बारे में। ये वे ऋण पत्र हैं जिनके धारकों को अपने ऋण पत्रों को अंशों में बदलने की अनुमति दी जाती है, उन्हें हम परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। और जिन ऋण पत्रों के धारकों को अंशों में बदलने की अनुमति नहीं होती हैं उन्हें हम अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। तो इस प्रकार ऋण पत्र अलग अलग तरीके के होते हैं, रजिस्टर्ड और वाहक, सुरक्षित, असुरक्षित, शोधनीय, अशोधनीय, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। तो ऋण पत्र बेसिकली किसी भी कंपनी या नियोक्ता कंपनी सबके लिए लाभकारी होते हैं क्योंकि नियोक्ता को ब्याज मिलता रहता है और चाहे कंपनी को लाभ हो या न हो। और इसके साथ ही जो भी इनका धारक है कंपनी का लेनदार होता है और कंपनी के लिए ऋण पत्र लाभकारी माने जाते हैं क्योंकि कंपनी के वित्त में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो चूंकि जो ऋण पत्र धारक हैं उसे भी फ़ायदा है कि उसे एक निश्चित अमाउंट में इंटरेस्ट उस पर मिलता रहता है और जो कंपनी है उसके लिए ये फ़ायदेमंद इसलिए हैं कि उसके फाइनेंस में एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ज़रूरत पड़ने पर उसको वित्त प्राप्त करने में काफ़ी आसानी इनके माध्यम से रहती हैं। अब हम बात करेंगे लाभ का पुनर्निवेश के बारे में। भारत में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी को समुचित मात्रा में एकत्रित करना आसान नहीं है। अब देखिएगा, शुरू से ही आज़ादी के बाद से जब हम देखते हैं तो भारत शुरुआत में कृषि प्रधान देश था। केवल हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने की स्थिति में थे। उद्योग तो 1950 के बाद से इस्टेब्लिश होना हमारे यहाँ शुरू हुए। तो सबसे पहली जो ज़रूरत थी वो पूंजी की थी और पूंजी औद्योगिक विकास के लिए हमारे देश की स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो पूंजी बहुत ही आसान साधन हमारे यहाँ नहीं रहा। पूंजी के निर्माण के नीचे स्तर और विकास की दूसरी योजनाओं के लिए पूंजी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रही और इसलिए उद्योगों में पर्याप्त वित्त उपलब्ध रहे हर वक्त, इसकी सुनिश्चितता करना बहुत ही कठिन रहा है। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण का सबसे उपयुक्त जो साधन है वो लाभ का पुनर्निवेश है और हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भी लाभ के पुनर्निवेश के महत्व को स्वीकार किया गया है। अब हम बात करेंगे औद्योगिक वित्त के एक्सटर्नल सोर्सेज, बाह्य साधनों के बारे में। औद्योगिक वित्त के जो बाहरी साधन हैं या एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला है सार्वजनिक जमाएं, दूसरा है व्यापारिक बैंक और तीसरा है जो औद्योगिक वित्त देने वाली जो विशिष्ट संस्थाएं हैं जिनके बारे में हमने पहले भी अभी बात की, उन संस्थाओं के माध्यम से वित्त उपलब्ध करना। तो सार्वजनिक जमाओं की जब हम बात करते हैं तो सार्वजनिक जमाओं के अंतर्गत देश में
औद्योगिक वित्त उपलब्ध करवाने में सार्वजनिक जमाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और सार्वजनिक जमाओं के अंतर्गत जनता उद्योगपतियों की प्रतिष्ठा के कारण निश्चित ब्याज की दर पर अपने धन को एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर देती हैं। सार्वजनिक जमाओं के द्वारा जो भी वित्त प्राप्त होता है, वित्त का जो भी प्रयोग होता है, वो इंजीनियरिंग क्षेत्र, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, इनमें काफ़ी लोकप्रिय हैं और देश की औद्योगिक इकाइयाँ अपनी अल्पकालीन पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग सार्वजनिक जमा से प्राप्त करती हैं। पर यह प्रणाली बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जो भी जमा राशि होती है वो किसी भी समय वापस ली जा सकती हैं। ये भी हो सकता है कि जमा वापसी की मांग उस समय उठे जब कंपनी को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है और लोगों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लेन देन की आदत होने के कारण सार्वजनिक जमा का महत्व धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है। फिर हम बात करेंगे बाहरी जो साधन हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज में देशी साहूकार या बैंकर्स के बारे में। देशी जो बैंकर हैं वो औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए बहुत ही पुराने साधन है। जैसे हम बहुत पुराने समय की बात करें तो देशी बैंकर से व्यक्तियों, फर्मों और संस्थाओं में से जो धन उधार दिया जाता था उसे हम या उस सोर्स को हम देशी बैंकर या देशी साहूकार से प्राप्त होने वाले वित्त का स्रोत मानते हैं। सामान्यतः यह व्यक्तिगत जमानत और प्रतिभूतियों की आधार पर ही इनके द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है और ज़्यादातर ये बैंकर छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए ही ऋण देते हैं। इस प्रकार के उद्योगों के लिए विशेष ऋण संस्थाएं नहीं होने के कारण उद्योग की सहायता करने के लिए देशी बैंकर या साहूकारों के पास जाया जाता है। पर यहाँ जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि बहुत ही ऊंची ब्याज दर वसूल की जाती हैं और इसलिए इनसे जो भी वित्त प्राप्त होता है उसकी लागत बहुत बढ़ जाती है। यद्यपि आज के समय में हम देखें तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन पुराने समय में ज़्यादातर ऋण साहूकारों से और देशी बैंकरों से लिया जाता था। अब हम बात करेंगे व्यापारिक बैंक के बारे में, जो कि औद्योगिक वित्त की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यापारिक बैंकों के द्वारा उद्योगों को जो भी वित्त प्रदान किए जाते थे वे तेज़ी से बढ़ रहे हैं और व्यापारिक बैंकों के साथ साथ औद्योगिक बैंक, मिश्रित बैंक के द्वारा भी औद्योगिक वित्त और औद्योगिक साख उपलब्ध करवाया जाता है। मिश्रित बैंक वो हैं जो लघु, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक के द्वारा जो भी वित्त प्रदान किया जाता है उसके प्राय निम्न कुछ स्वरूप होते हैं, जैसे अग्रिम राशि या नकद साख देकर, फिर हुंडी और विपत्रों के माध्यम से या व्यापारिक प्रलेखों को भुनाकर और प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देकर प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक वित्त संस्थाएं भी हैं जिनके माध्यम से औद्योगिक वित्त प्रदान किया जाता है। ये औद्योगिक वित्त की संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वर्तमान में, क्योंकि यही उद्योगों को ऋण देना और विशेष तौर पर मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण और वित्त उपलब्ध करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जिसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश और पुनर्निर्माण बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम, औद्योगिक साख और विनियोग निगम, इनके माध्यम से भी वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। इनमें से कुछ के बारे में मैंने आपको पहले के 1-2 वीडियो में बताया था और कुछ जो रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अब जब भी डालूँगी उसमें मैं आपको इनके बारे में
डिटेल बताऊंगी। अब आप औद्योगिक वित्त में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या महत्वपूर्ण है, ऋण पत्रों में ये किस तरीके के होते हैं, क्या इनकी विशेषता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है औद्योगिक वित्त के बारे में। थैंक यू।